Hello, my dear students. Today, beta, we are going to start our first chapter of civics. हम आपका सिविक्स का बेटा पहला अध्याय है वो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। हम इसके अंदर बात करेंगे कि कैसे डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं उनके अंदर पावर को शेयर करना जरूरी है, मतलब वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अगर हम सत्ता को नहीं बांटते हैं, मतलब डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है ना, पावर इज डिवाइडेड, या फिर ये कह सकते हैं कि बांटना, शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बेटा, या डिफरेंट लेवल्स भी हो सकता है। एंड यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास 9th, आपने उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर किया था। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव बेटा आपके, एग्जीक्यूटिव या आपकी जुडिशरी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी एक ऑर्गन जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, है ना। अनलिमिटेड पावर अगर किसी एक के पास है बेटा, तो वो उसको क्या, अनलिमिटेड पावर्स का इस्तेमाल है वो या यूँ कह सकते हो आप उसको मिसयूज कर सकता है। इसीलिए हम मानते हैं कि पावर डिवाइड करना मतलब काम आसान होना और बेहतर होना या और अच्छा होना, ठीक है ना, सही तरीके से उस काम का किया जाना। मतलब अनलिमिटेड पावर या बहुत ज़्यादा पावर किसी एक के पास है वो हार्मफुल हो सकती है कंट्री के लिए, पीपल के लिए, ठीक है। अति हर चीज़ की बुरी है। जैसे हम ये कहते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। कि बहुत ज़्यादा बोलना या बिल्कुल मौन रहना, दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है ना। या बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है ना, या बहुत तेज धूप, ये भी हानिकारक हो सकती है। तो वैसे ही अगर अनलिमिटेड पावर किसी एक के पास है, अति अगर हो जाती है तो बेटा वो भी हार्मफुल हो सकती है। ठीक, अब हम देखेंगे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट आपके इसमें। तो बेटे देखिए, हम जो यहाँ पर लेंगे आपकी दो स्टोरीज लेंगे, ठीक है ना। वी विल डिस्कस टू स्टोरीज ऑफ डिफरेंट भी क्या, आपके टू स्टोरीज ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज, आपके दो देशों की। एक आपका श्रीलंका, ठीक है ना, जो आपका एक एशियन कंट्री है, एंड द नेक्स्ट वन बेल्जियम, यूरोपियन कंट्री, यूरोप का एक छोटा सा देश है। इनके बारे में हम करेंगे। तो दोनों में जो मतलब आपकी जो स्टोरीज हैं आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग, ठीक है। ये हमें इसमें करना है। देखिए, अब घूमने चलते हैं ना, आपको दोनों की सैर भी करवानी है। श्रीलंका के बारे में आप जानते जरूर हैं, पर आप और भी जानेंगे। फर्स्ट देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं किसके, बेल्जियम की। और आपका बेल्जियम जो है, मैंने अभी बताया आपको कि ये एक आपका यूरोपियन कंट्री है, ठीक है ना, यूरोप का एक छोटा सा देश, ठीक है। जैसे हम इसको मैप में देखेंगे तो आपका बेल्जियम हो गया, जिसकी सीमाएं जो है बेटा बेल्जियम की, वो आपकी लग्जमबर्ग, ठीक है ना, आपकी लग्जमबर्ग, फ्रांस या नीदरलैंड, इनके साथ लगती हैं। और एक और लिख लीजिए, जर्मनी। इसकी सीमाएं जो है वो किसके साथ, लग्जमबर्ग, फ्रांस और जर्मनी और नीदरलैंड के साथ लगती है। बेल्जियम है वो आपका स्मॉल कंट्री है इन एन एरिया दैट द स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा से भी छोटा। देखिए मैप में देखिए, इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, इसके साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की जनसंख्या की भी लगभग आधी जनसंख्या है आपके बेल्जियम की, ठीक है। ये तो हो गई इसकी जो कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, हमें देखना बेटा इसका एथनिक कंपोजिशन, मतलब ज्योग्राफिकल पोजीशन हो गई, एरिया एंड पॉपुलेशन हो गई। एथनिक कंपोजिशन जो है बेटा, इसे कहा जाता है जातीय बनावट, ठीक है ना। उसकी जातीय बनावट है वो कैसी है। तो एथनिक का मतलब यहाँ पर, या जातीय बनावट जिसे हम कह रहे हैं, वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए, ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक इस प्रकार का बंटवारा, ठीक है ना, या आप कह लीजिए सामाजिक विभाजन, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, ठीक है ना, वो आपका हो जाता है एथनिक कंपोजिशन। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। कोई भी एक ग्रुप, ठीक है ना, पर्टिकुलर जो है, चाहे वो एक भाषा बोलने वाला हो बेटा, ठीक है ना, या एक कल्चर के हिसाब से भी हो सकते हैं, इस आधार पर जो अलग अलग हैं वो हो गई उनके एथनिक कंपोजिशन, जिसे हम जातीय बनावट कह रहे हैं, ठीक है। यानी ऐसी साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन जहां किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इस कारण उनकी शारीरिक बनावट या संस्कृति जो है वो एक जैसी है,
जैसे हम कहें कि हमारे यहाँ के एथनिक कंपोजिशन, तो हम डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे तो एक नया और भी है कास्ट का, ठीक। तो बेटे जब हम यहाँ की एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो मेन जो है, ठीक है ना, वो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ग्रुप ले रहे हैं, भाषाई समूह ले रहे हैं। तो वो जो आपका भाषाई जो समूह है वो देखिए कैसी है जातीय बनावट। 59% पीपल, बेल्जियम की बात कर रहे हैं ना, 59% पीपल जो है स्पीक डच लैंग्वेज, ठीक है ना, वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं एंड लिव इन फ्लैमिश रीजन। और बेटा वो आपके फ्लैमिश रीजन के अंदर रहते हैं, उसी के अंदर। जैसे हम कहें कि हम उत्तरी भारत में रहते हैं, ठीक है ना, बाकी दूसरी भाषा बोलने वाले या संस्कृति वाले दक्षिण भारत में या पश्चिम, तो ऐसे पर्टिकुलर रीजन है। नॉर्दर्न प्लेन हो गया, अगर इंडिया की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, ये हो गए रीजन ना। तो ऐसे ही वो फ्लैमिश रीजन के अंदर रहते हैं 59% डच स्पीकिंग पीपल, ठीक है ना। 40% जो है वो आपके फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड लिव इन वैलोनिया रीजन, वो आपके वैलोनिया क्षेत्र के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। एंड रिमेनिंग 1% है वो आपके बेटा क्या है, स्पीक जर्मन, जर्मन भाषा बोलते हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहते हैं। और बेटे ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जर्मन बोलने वाले, ये जो है ये भी आपका वैलोनिया रीजन का है। मतलब वैलोनिया में कौन है आपके 40% जो है वो फ्रेंच बोलने वाले हैं ना, वैलोन में फ्रेंच भाषी है, तो उन्हीं के अंदर आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है वो आपका जर्मन स्पीकिंग पीपल का है। अब यहाँ मेजोरिटी मतलब बहुसंख्या अगर हम देखते हैं कि जो ज़्यादा है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले, तो 59% हो गए ना बेटा। इट मीन्स कौन से हो गए आपके डच स्पीकिंग पीपल, जिनकी संख्या कितनी है, 59% है। लेकिन बेटा जब हम कैपिटल सिटी की बात करते हैं, मतलब बेल्जियम की राजधानी की बात करते हैं, तो स्थिति अलग है। देखिए कैपिटल सिटी है वहाँ की ब्रुसेल्स, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ब्रुसेल्स जो है देखिए उसमें 80% जो पीपल है, ठीक है ना, वो आपके क्या फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। 80% स्पीक फ्रेंच, 80% लोग हैं वो आपकी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं एंड 20% जो है वो आपके डच स्पीकिंग पीपल है, वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मेजोरिटी किसकी होगी बेटा, 80% की होगी ना। इट मीन्स फ्रेंच कम्युनिटी की ना, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी या फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या है वो ज़्यादा हो गई। कहाँ की बात कर रहे हैं, ब्रुसेल्स की, राजधानी की, ठीक है ना। और पूरे अगर हम कंट्री की बात करते हैं बेल्जियम की, तो बेटा वहां पर आपके कौन हो गए, मेजोरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी की होगी, जो संख्या में कितने 59% है, 59% है, ठीक। अब देखिए इसके साथ एक चीज और है, आपकी जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कौन सी होगी आपकी 40%, ठीक है ना, फ्रेंच पूरे देश की बात कर रहे हैं ना, तो 40% है ये आपकी माइनॉरिटी, जिसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो आपकी जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है, मतलब फ्रेंच भाषा बोलने वाला जो समुदाय है बेटा, ये हमेशा से ही आपका रिच एंड पावरफुल रहा है। इट मीन्स आपका ये धनी भी रहा है, वेल्थियर भी रहा है, किसकी बजाय बेटे, आपके डच स्पीकिंग कम्युनिटी की बजाय। और डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है इसको बेनिफिट्स हैं वो बाद में मिले हैं, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के या फिर एजुकेशन के, ठीक है ना, मच लेटर, बहुत बाद में। तो बेटा ये भी इन दोनों के बीच में एक टेंशन मतलब तनाव का कारण है। किन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं हम, आपके मेन दो कम्युनिटी होगी ना बच्चा, एक 59% मीन्स डच एंड अनदर फ्रेंच, मतलब ये दोनों जो कम्युनिटीज हैं इनके बीच की हम टेंशन की बात कर रहे हैं कि इनके बीच में तनाव होता है इस चीज़ को लेकर कि ये रिलेटिवली आपके रिच और वेल्दी रहे हैं और बेटा आपके जो डच है वो बाद में बने हैं, लेकिन फिर भी मेजोरिटी किनकी है, आपकी डच स्पीकिंग कम्युनिटी की। तो यहाँ पर अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो किस हिसाब से या किस तरीके से होनी चाहिए, इसीलिए बेटा इन दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं इनके बीच में आपकी क्या हो जाती है, तनाव होते हैं ड्यूरिंग द 1950s और 1960s में, ठीक है। और ब्रुसेल्स जो है वो प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कंट्रीब्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री। अब दिक्कत क्या है, वो ये कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो मेजोरिटी है डच स्पीकिंग की, तो हम ये कहें सरकार इसकी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भाषा बोलने वाले हैं वो आपके 59% है ना डच भाषा का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कैपिटल सिटी में उल्टा हो गया, अगर यहाँ भी ऐसा ही होता कि 80% डच होते तो कोई दिक्कत नहीं थी कि पूरे ही कंट्री के अंदर ऐसा है, पर स्पेशल आपकी जो ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी है, ठीक है ना, उसके अंदर स्थिति उल्टी हो गई है कि यहाँ आपके थोड़े आधे ही बहुत ज़्यादा 80% जो है वो आपके फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। तो इट मीन्स पावर को शेयर किस तरह से किया जाना चाहिए, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसे थोड़े समय के लिए यहीं रोकते हैं और अब हम दूसरे की सैर करते हैं, मतलब घूमने चलते हैं। अब कहाँ चलेंगे हम, श्रीलंका में चलते हैं,
सो बेटा जी पहुंच गए श्रीलंका में। ठीक है, देखिए श्रीलंका आपको पता है कि एक आइलैंड नेशन है, ठीक है ना, एक द्वीपीय देश है। हम कई बार मैप के अंदर जब फिल करते हैं तो आप श्रीलंका बचपन से भरते आए हो। ठीक है, तो देखिए जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु से काफ़ी दूर, एंड इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। लगभग जनसंख्या है वो 2 करोड़ के बराबर है। ठीक है, और बाकी जो देश हैं जैसे आपके जो अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन जो हैं उन्हीं की तरह श्रीलंका है, उसके अंदर भी आपकी पॉपुलेशन है वो डाइवर्स, मतलब अलग अलग है, विभिन्न। तो जब हमने एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम की बात की थी, तो अब हम एथनिक कंपोजिशन यहाँ भी लेते हैं, जातीय बनावट किस प्रकार की है। तो यहाँ पर हमें वही लेना है कि उनका सोशल बिलीफ, ठीक है ना, या लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप या फिर रिलीजन, ठीक है ना, वो कौन सा है। तो देखिए बेटा 74% जो पीपल हैं आपके श्रीलंका के अंदर वो आपके सिंहला स्पीकर्स हैं, मतलब जो आपकी सिंहला भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, 74% बहुत ज़्यादा है, मतलब आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ। तो वो यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी हो गई थी ब्रुसेल्स के अंदर। तो बेटा यहाँ 74% जो पीपल है वो आपके क्या है, सिंगला स्पीकर, एंड 18% जो है वो आपके तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं, 18% लोग। और ये भी आपका डिवाइडेड इंटू 2 सब ग्रुप्स, आपके 2 ग्रुप पे और डिवाइड होता है। कौन सा, आपका तमिल का। इसमें एक आपके श्रीलंकन तमिल है एंड द नेक्स्ट वन इंडियन तमिल है। श्रीलंकन तमिल है वो बेटा नेटिव पीपल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के ही मूल निवासी जो कभी से ही श्रीलंका के अंदर रह रहे थे, एंड कॉन्स्टिट्यूट 13%, और ये 13% है। 18 में से 13% है वो आपके श्रीलंकन तमिल है, वहाँ के मूल निवासी नेटिव पीपल ऑफ श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग बच गया, आई थिंक 5%, 13 और 5 18 हुए ना, तो 5% जो है वो आपके क्या है, भारतीय तमिल है, इंडियन तमिल। अब इंडियन तमिल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिनके फोरफादर्स को या जिनके पूर्वजों को कभी ब्रिटिश टाइम के अंदर, मतलब कॉलोनियल पीरियड के अंदर प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में श्रीलंका ले जाया गया था भारत से, और जिनको श्रीलंका ले जाया गया था, इसीलिए वो यहाँ उनके जो मतलब आज प्रेजेंट में उनकी जो संतानें हैं उनको इंडियन तमिल कहा जाता है, मतलब जिनके पूर्वजों को कभी श्रीलंका में लाया गया था तो उनके संतानें इंडियन तमिल है, और जो कभी से ही श्रीलंका के अंदर है, कभी से ही रह रहे हैं बेटा, वो आपके श्रीलंकन तमिल है, नेटिव पीपल ऑफ श्रीलंका। गॉट इट, ठीक है ना, राइट। ये हो गए आपके बेटा 2। अब इनके अलावा देखिए हम एक चीज और हाँ आप ये मैप में और देख सकते हैं बेटा, अगर आप इसे मैप के अंदर देखते हैं श्रीलंका के मैप में, तो देखिए बेटा वी विल सी इन द मैप कि आपके श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। देखिए श्रीलंकन तमिल की हम बात करें तो आपकी ये श्रीलंकन तमिल हो गई, नॉर्थ एंड ईस्ट है ना, उसके उत्तर और पूर्वी भाग के अंदर। स्पीकिंग जो कम्युनिटी जो दिखा रखी जो लाल से, देखो ये लगभग पूरे श्रीलंका के अंदर है ना। और इसके साथ में अगर हम बीच में देखते हैं इंडियन तमिल का, तो आपका वो थोड़ा सा पार्ट है जो इसमें दिखा रखा है बीच में, ये आपकी क्या है, इंडियन तमिल है। 7% और बच गया, 7% जो है वो आपके तमिल और सिंहला दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करते हैं, मतलब जो दोनों बोलते हैं। तो यहाँ इनका तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मेन तो क्या हो गया, आपके 2 हो गए, उसकी तरह ही ना, जैसे आपके फ्रेंच और आपके डच कम्युनिटी, मतलब डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी, तो यहाँ 7% तो दोनों भाषाएं बोलते हैं, तमिल स्पीकर भी है, सिंगला भी है, दोनों बोलते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। अब बच गई बात इन दोनों की। एक चीज और, जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो लैंग्वेज के साथ साथ इनका बेटा रिलीजन भी अलग है। जैसे आपकी सिंगला स्पीकिंग जो कम्युनिटी है, इसमें सभी जो है वो आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी है, बुद्धिज्म, फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धिज्म रिलीजन, बुद्धिस्ट है मतलब, ठीक है। और आपके जो तमिल स्पीकिंग, मतलब चाहे वो श्रीलंकन हो बेटा, चाहे वो इंडियन तमिल हो, इनमें आपके दोनों हैं, हिंदू भी हैं और बेटा आपके मुस्लिम भी हैं, ठीक है। तमिल स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उसमें आपके हिंदू धर्म के भी हैं और आपके मुस्लिम भी हैं। और बेटा जो 7% जो ऐसे लोग हैं जो तमिल और सिंगला दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ये आपके कौन है, क्रिश्चियन। तो ये अच्छे हैं, है ना, कोई भी भाषा आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, किसी की भी बनो, ठीक है ना, ये तो सबके साथ है। तमिल की आएगी तब भी बेटा, और जब आपकी सिंगला की सरकार आएगी तब भी साथ है। तो ये आपके हो गए क्रिश्चियन, 18% है वो आपके हिंदू एंड मुस्लिम, रिलीजन की बात कर रहे हैं बच्चे हम, धर्म की ना, ठीक है। और आपके 74% है वो आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी, ठीक है, बुद्धिज्म, ठीक।
मतलब लैंग्वेज के साथ साथ में बेटा रिलीजन भी अलग हो गया है, इनका धर्म भी अलग हो गया है। तो हमने ये इन तीनों की बात कर ली। अब इनके अगर हम इसमें मेजोरिटी की बात करते हैं तो यहाँ बहुसंख्यक के हिसाब से बेटा किसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए? 74% मीन्स आपकी सिंगुलर स्पीकिंग कम्युनिटी मीन्स बौद्ध धर्म, है ना। अगर हम सिर्फ लिंग्विस्टिक ग्रुप को ही देखते हैं एथनिक कंपोजिशन के अंदर, ठीक है, या हम दोनों ही कंट्रीज की बात करते हैं, दोनों देशों की बात करते हैं, तो देखो जब हम इसकी बात करेंगे तो हम कहेंगे इसके हिसाब से होना चाहिए, परंतु बेटा यहाँ फिर वही उल्टा हो जाता है। यहाँ हम क्या कहेंगे? फ्रांस की कैपिटल बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, उसके अंदर ऐसा होना चाहिए और वैसे ऐसा होना चाहिए, तो हाउ इज इट पॉसिबल? संभव नहीं है। इसीलिए आपकी जो दोनों कम्युनिटीज हैं, ठीक है ना, उनके बीच में टेंशन या तनाव चलता रहता है। और जब हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो यहाँ तो साफ या मतलब स्पष्ट है, नजर आ रहा है कि मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो सिंगुलर स्पीकिंग कम्युनिटी है ना। किस आधार पर? क्या मेजोरिटी के अकॉर्डिंग ही ये पावर में आती है, सत्ता में आती है, इसी की ही सरकार बनाई जाती है। उसके साथ साथ क्या ये इन माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं इनका भी ध्यान रखती है या नहीं? तो देखिए अब हम यही आगे करते हैं। बेटे हम बात करें श्रीलंका में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो कैसा है, कौन सा तरीका जो है वो अडोप्ट किया जाता है। श्रीलंका बेटा जो है वो इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। और सिंगुलर कम्युनिटी है, उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा है 74%। तो बेटा इसी आधार पर जो लीडर्स हैं सिंगुलर कम्युनिटी के सूट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, ठीक है ना, अपनी संख्या के आधार पर या बहुसंख्यक जो है उस आधार पर, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया बेटा? डेमोक्रेटिक इलेक्टिव गवर्नमेंट बनाते हैं वो अपनी किसकी? सिंगुलर कम्युनिटी की। और उन्होंने काफ़ी सारे बदलाव किए, चेंजेस किए, पर जो भी तरीका उन्होंने अडोप्ट किया उसे कहा जाता है मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद। पहले तो ये देखिए कि बहुसंख्यकवाद है क्या, ठीक है ना। मेजोरिटी तो हमें समझ में आता है, संख्या में ज़्यादा, क्योंकि 74% है तो वो ज़्यादा है। सिंगुलर कम्युनिटी के 74% है तो वो संख्या में ज़्यादा है, ये मेजोरिटी हो गया। लेकिन मेजोरिटेरियनिज्म जो है बहुसंख्यकवाद का मतलब बेटा यहाँ है कि आपका एक कह लो कि ए बिलीफ, ठीक है ना, इन विच ए मेजोरिटी कम्युनिटी, कोई भी बहुसंख्यक जो समुदाय है, ठीक है ना, वो रूल करती है, शासन करती है, ठीक है ना, विच एवर इट वांट, जैसे वो चाहे, ठीक है ना, जिस तरीके से वो चाहे उस तरीके से वो शासन कर सकती है। आप ये भी कह सकते हो डिसरिगार्डिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी या अदर कम्युनिटी, कोई भी दूसरा या अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी इच्छाएं जो है उसकी अवहेलना करके, ठीक है ना, उसे डिसरिगार्ड करके और अपने तरीके से मनचाहे ढंग से शासन करती है, उसे कहा जाता है बहुसंख्यकवाद, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आई बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विचएवर वे इट वांट्स, जैसे वो चाहे, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जाता, उसकी अवहेलना की जाती है, तो उसे मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब श्रीलंका ने जो तरीका अडोप्ट किया बेटा वो भी मेजोरिटेरियनिज्म ही था। इट मीन्स वो सिर्फ किसके लिए काम करेगी? सिंगुलर कम्युनिटी के लिए, ठीक। देखिए कौन से कार्य 1956 मतलब उन्होंने जो चेंजेस शुरू कर दिए हैं 1956 में, ठीक है, उन्होंने एक एक्ट पास किया, एन एक्ट वाज पास, ठीक है ना, इन विच सिंगुलर जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, कि उसे ही कामकाज की भाषा जो है वो बना दिया गया, सिंगुलर भाषा को रिकॉग्नाइज सिंगुलर एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। दस इसका मतलब क्या हुआ कि डिसरिगार्डिंग तमिल स्पीकिंग ना, इसी भाषा को बना देना मतलब जो तमिल भाषा को बोलने वाला वर्ग है उनकी अवहेलना कर दी ना, उनको हमने दरकिनार कर दिया, डिसरिगार्डिंग दरकिनार कर दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज हैं वो बनाएगी फेवर्ड सिंगुलर एप्लीकेंट्स, किसके अंदर बेटा? आपकी ये कह सकते हो कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, या फिर बेटा आपकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के अंदर भी, जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर भी बेटा, और यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर, सभी के अंदर उनकी जो पॉलिसीज है वो फेवर करती है किसको? सिंगुलर कम्युनिटीज को फेवर कर रही है। मतलब गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी इज दैट फेवर्ड सिंगुलर एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है ना, उसमें सिर्फ किसको फेवर? सिर्फ इसको। और भाषा भी कौन सी बना दी बेटा? सिंगुलर को कामकाज की भाषा बना दी, ठीक। अब थर्ड चेंज देखिए, ठीक है ना, एक तीसरा जो बदलाव है वो क्या है कि तो स्टेट्स शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, इसका मतलब सीधी सी बात है कि उनका खुद का धर्म बन गया एक, ठीक है ना, खुद का मतलब देश का मन बना दिया उन्होंने, कौन सा बेटा? आपका बौद्ध धर्म, ठीक है ना, कि स्टेट का मतलब किससे? राज्य से या उस नेशन से है कि ये बढ़ावा देगा, ठीक है ना, या संविधान में प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी,
ठीक है ना। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब ये 3 चेंजेस जो हैं ये सब किसके फेवर में है बेटे, साफ नजर आ रहा है ना कि सारे के सारे किसके लिए, सिंहला कम्युनिटी के लिए, ठीक है ना। तमिल को तो कोई स्थान नहीं दिया गया, ना ही तो यूनिवर्सिटी पोजीशंस के अंदर, ठीक है ना, या जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये है यूनिवर्सिटीज पोजीशंस, ना बेटे यहाँ पर स्थान मिला। भाषा भी कौन सी मेन बना दी, सिंहला को डिस्रिगार्ड कर दिया, तमिल को, ठीक है। और यहाँ पर धर्म है वो भी किनका, सिंहला का चुन लिया। तो मतलब एक के लिए ही कार्य कर रही है, एक कम्युनिटी के लिए ही कार्य कर रही है। ये जो तरीका अडोप्ट किया है इसी को कहा जाता है बेटा मेजोरिटेरियनिज्म, जिसे हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। देखिए आप एक एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। जैसे आपकी कक्षा में मॉनिटर बनाना है, अक्सर मैं ये एग्जांपल देती हूँ तो आप बच्चे जल्दी समझ जाते हैं कि जैसे आपको मॉनिटर बनाना है, मॉनिटर बनाने के लिए क्लास के अंदर ये पूछा जाता है कि किसको बनाया जाए। 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं वो अपनी मतलब इच्छा से खड़े हो जाते हैं। अब उन तीनों को तो नहीं बनाया जाता, एक को चुनना है, ठीक है ना। बनाया तीनों को भी जा सकता है वीकली, ठीक है ना, या मंथली, किसी भी हिसाब से, परंतु उस वक्त एक को चुनना है। तो उसके लिए क्या आपके वहाँ पर वोटिंग वाला काम होता है कि कौन किसके फेवर में कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स मीन्स कितने स्टूडेंट्स हैं, उसी को मॉनिटर बना देते हैं, ठीक है ना। सपोज करो कि आपकी क्लास में है वो 40 विद्यार्थी हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से बेटे 25 जो स्टूडेंट्स हैं ये किसी एक कैंडिडेट जो है उसको फेवर करते हैं, ठीक। अब बच गए कितने, 15, है ना। आपके जो 15 है वो बच गए, ये फेवर करते हैं किसी दूसरे को, बी को। तो यहाँ मेजोरिटी है वो किसकी होगी बेटा, ए वाली ना। आप सपोज करो कि ये सिंहला है मान लो, ठीक है ना, और 15 जो है ये आपकी तमिल है, सपोज करो। अगर हम कॉन्टेस्ट के साथ समझना चाहते हैं तो अदरवाइज आप क्लास में रहिए चाहे, कि 25 जो है वो किसी एक जो है उसको फेवर कर रहे हैं कि इसको मॉनिटर बनाया जाना चाहिए। इट मीन्स यही बनेगा क्योंकि इसको ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। अब मॉनिटर बन जाने के बाद बेटा क्या ये ए जो भी है, ठीक है ना, क्या ये सिर्फ इन 25 के लिए ही काम करेगा, इन्हीं को फेवर करेगा, इन 15 जो है इनको डिसरिगार्ड कर देगा, दरकिनार कर देगा क्या। मतलब बाहर जाना है तो पास सिर्फ इन 25 को ही देना, नोटबुक्स देकर आनी है, कलेक्ट करनी है, लेकर जानी है तो इनकी ही लेकर जाना, इनकी ही लाना। बार बार बाहर जाने की परमिशन जो है वो भी सिर्फ इन 25 को ही देना। ये बेचारे तो है ही नहीं, ठीक है ना, इनके बारे में तो सोचना ही नहीं है। मतलब इन 25 के लिए ही काम करना। कोई भी बोल रहा है, बात कर रहा है, इन 25 में से तो नाम नहीं लेना, इनमें से एक ने तेज सांस भी ली तो नाम लिख कर दे देना, ठीक है। मतलब सारे जो कार्य हैं, ठीक है ना, अच्छे, वो किन के लिए, सिर्फ इन 25 के लिए किया। किसने, इसने, क्योंकि इन 25 में से ही एक भी है, खुद भी है, ठीक है। इन्होंने इसको फेवर किया है, सपोर्ट किया है। और ये जो 15 है, ठीक है ना, ये भी तो कक्षा में है ना, स्टूडेंट्स हैं। मॉनिटर का काम यहाँ पर क्या है कि वो जो भी 40 स्टूडेंट्स है बेटा, जो भी 40 स्टूडेंट्स है उन सब के बारे में कार्य करेगा। मतलब इन 15 को भी, चाहे उन्होंने इसे इलेक्ट ना किया हो या उन्होंने इसे सपोर्ट ना किया हो, फेवर ना किया हो, पर उसका काम जो है वो क्या, इन 15 को भी देखना है। मतलब इक्वलिटी, ठीक है ना। किसी एक जो उसको मतलब जो और है उनको ये फीलिंग, या ये कह सकते हैं उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, फील नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरी कम्युनिटी के, या फिर उन्होंने उसे फेवर नहीं किया इसलिए ये इनके बीच में क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो इसे कहा जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। जब कोई एक कम्युनिटी जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी के लिए ही काम करती है, बाकी को डिसरिगार्ड कर देती है, जैसे तमिल स्पीकिंग को कर दिया है, ये है मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। किसी भी देश के अंदर पर्टिकुलर कोई एक कम्युनिटी ही नहीं रहती है। पहले ऐसा होता था कि एक समुदाय, एक भाषा बोलने वाले, या बेटा आपके एक धर्म के लोग हो सकते थे, ठीक है ना। पर अब आपका इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं वो अलग अलग देशों के अंदर सेट होते रहते हैं, सोशल कल्चर सब कुछ मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। इट मीन्स ये है कि वहाँ के जो नेटिव है सिर्फ उनका ख्याल रखा जाए। तो फिर तमिल में तो आपके नेटिव पीपल है, श्रीलंकन तमिल, पर उनका नहीं रखा जा रहा। मेजोरिटी ने सिर्फ अपने लिए ही काम किया, इनके लिए नहीं किया, तमिल के लिए। इसीलिए ये मेजोरिटेरियनिज्म है कि ये सिर्फ ए जो है ये 25 के लिए काम करे, 15 के लिए काम ना करे। अब तो समझ गया ना आसानी से, ठीक है। यहाँ इसका काम क्या है बेटा, उनके लिए भी, हालांकि मेजोरिटी वाले उन्होंने चुना है, ठीक है, लेकिन बाकी के लिए भी काम करना होता है, यही होता है सरकार का कार्य, पर इन्होंने सिर्फ इसी के लिए किया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, जो तमिल है, रिजल्ट क्या निकलेगा, 15 जो है वो बगावत करेंगे ना, अगेंस्ट हो जाएंगे उस ए के,
ठीक है, 25 सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी 15 उस ए के अगेंस्ट होंगे। जिस भी टीचर का पीरियड आएगा बेटा, उस हर क्लास के अंदर वो अध्यापक अध्यापिका से शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे बार बार कि ना ये हमें बाहर नहीं जाने देता है, मैडम ये भेदभाव करता है। उनको तो ये कुछ भी नहीं कहता, हमारे सांस लेने पर या खड़े होने पर भी हमें बाहर निकाल देता है, नाम लिख देता। कितनी सारी कंप्लेन, मतलब इन्होंने बगावत का बिल्कुल बजा दिया है ना। यही हुआ ना, ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। तमिल स्पीकिंग जो पीपल हैं, और उसमें भी आपका श्रीलंकन तमिल है, उनके अंदर एक फीलिंग आने लगी, ठीक है ना, फीलिंग ऑफ एलियनेशन, बेगानेपन का भाव कि वो इस जो देश या राष्ट्र है वो उसके पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हर जगह पर, ठीक है ना। हम भाषा की बात करें तो भी, ठीक है ना, हम जब नौकरियों की बात करते हैं, ठीक है ना, आपके एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस की बात करते हैं या एजुकेशन की बात करते हैं, वहाँ पर भी हो रहा है। इवन उनका धर्म भी, कि उसी को ही संरक्षण देगा, तो इतनी आप चेंज करें अपना धर्म या देश छोड़ दें, ठीक है। तो इससे इनके बीच में फीलिंग आती है, ठीक है ना। रिजल्ट निकला कि इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल। एलियनेशन का मतलब है बेगानेपन का भाव है, वो श्रीलंकन तमिल के बीच में आने लगता है, ठीक है। फिर देखिए, एंड दे फेल्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, संविधान और सरकार जो है इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, वो उनकी जो रुचि इच्छाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है ना, उन्हें इग्नोर करें, अवहेलना कर रही है। किन इंटरेस्ट कौन से, चाहे वो आपकी बेटे यूनिवर्सिटीज़ हो, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड हो, और चाहे वो आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, इन दोनों पर भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ना तो संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है और ना सरकार उनके लिए कोई कार्य कर रही है, ठीक है। अब देखिए आगे, श्रीलंकन तमिल जो है उन्होंने क्या किया, लॉन्च पार्टीज, अपनी खुद की पार्टीज है वो लॉन्च करनी शुरू कर दी कि अब वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, ठीक है ना। किन चीज़ों की बेटा, देखिए, स्ट्रगल्स फॉर, उन्होंने संघर्ष शुरू किया किसके लिए, रिकॉग्निशन तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि तमिल भाषा जो है उसको एक ऑफिशियल या फिर कामकाज, राज की कामकाज की भाषा है वो बनाई जानी चाहिए। क्योंकि इन्होंने किसको बनाया था, सिंगला को ना, तो उन्होंने अपने लिए डिमांड रख दी इसको, जैसे कि ये रख दे कि मॉनिटर बी को बनाएंगे हम तो, या 2 बनाइए, उनके लिए वो और इनके लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इन्होंने अपना काम शुरू किया कि ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। रीजनल ऑटोनॉमी या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इनकी भी डिमांड की, स्ट्रगल फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है ना। क्षेत्रीय स्वायत्ता होनी चाहिए, क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंदर तमिल रहते थे, याद करो श्रीलंका में तमिल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर थे ना, श्रीलंकन तमिल, बेटे हमने जो मैप में किया था उसमें ऐसे थे ना, ये वाला पार्ट ऐसे ही था ना, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि वहाँ उनकी स्वायत्ता होनी चाहिए, स्वतंत्र एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की भी समानता हो, क्योंकि कोई भी तो अवसर इनको नहीं मिला, ठीक है ना, तो अवसरों की समानता हो। एंड अनदर वन देखिए, इंडिपेंडेंट तमिल एलम, एलम का मतलब स्टेट की भी इन्होंने डिमांड की कि एक अलग से स्वतंत्र जो है वो राज्य या फिर राष्ट्र होना चाहिए इनका, और कहाँ, जहाँ जिस हिस्से के अंदर आपके ये रहते हैं वो हिस्सा। अब कितनी सारी मांग रखती, ठीक है। तो या तो आपका ए जो है सबके बारे में सोचें, या ए जो है वो इन 25 के लिए काम करेगा तो ये इससे अलग होंगे, ठीक है ना, या फिर सिविल वॉर होगा। बेटा यही श्रीलंका में हुआ, मेजोरिटी 74% सिंगला स्पीकिंग की थी, तो जल्दी से वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है ना। और हार मानने के लिए तैयार आपके जो है वो आपके 18% जो थे, उन 18 में से भी 13% आपके श्रीलंकन तमिल थे, वो भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी डिमांड्स रखना शुरू की, और जो दोनों जो आपके कम्युनिटीज़ हैं, इन कम्युनिटीज़ के बीच में सिविल वार होने लगा, गृह युद्ध जिसे हम कहा जाता है, एक मतलब ऐसी एक्यूट टेंशन वाली स्थिति, ठीक है ना, इस प्रकार की स्थिति जिसमें कि विरोध में हो जाते हैं, दोनों कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये कंडीशंस है वो श्रीलंका के अंदर आ गई। सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, इसके अलावा आपकी जो श्रीलंका है उसमें देखिए इनके बीच में जो डिसट्रस्ट है, मतलब इनके संबंध जो हैं, इसमें लिखा है कि इनके जो रिलेशंस हैं बिटवीन द सिंगला एंड तमिल कम्युनिटीज स्टेंड ओवर टाइम, वो समय के साथ साथ और बिगड़ते हुए चले गए। और इनके बीच जो अलगाव है बेटा, इससे सिविल वार तो हुआ, और बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है ना, दोनों ही कम्युनिटीज़ के हैव बीन किल्ड, मारे गए, कि जहाँ युद्ध होता है बेटा वहाँ विनाश तो होता ही है, ठीक है ना। और मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस देयर लिवलीहुड, बहुत सारों ने अपनी आजीविका खो दी, कुछ रिफ्यूजी मतलब ऐसे ही शरणार्थी बनकर किसी दूसरे देश के अंदर चले गए, ठीक है। और आपको पता है कि जब ऐसा किसी देश के अंदर होता है तो बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर आपका एजुकेशन या हेल्थ जो है, इनमें वो देश बहुत नीचे चला जाता है। और श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट में स्थान इंडिया से ऊपर होता है, पर उस समय इनका ह्यूमन डेवलपमेंट का रैंक जो है वो पहले की बजाय है वो भारत से ऊपर ही रहेगा, पर पहले की बजाय है वो आपका नीचे आ गया,
ठीक है, ये थी बेटे आपकी स्टोरी किसकी, श्रीलंका की। आपने सिर्फ मैप पे श्रीलंका लोकेट किया है, नहीं किया है। अब आपने इतना कुछ पढ़ लिया, ठीक है ना, कि श्रीलंका में कौन से मेन आपके एथनिक कंपोजिशन या आपके लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, मतलब कम्युनिटीज़ हैं, कौन से धर्म के हैं बेटा और किस भाषा को बोलते हैं, मैसेडोरियनिज्म क्या था, उसके रिजल्ट है वो क्या निकला। ठीक है, हमने पूरा कर लिया है आपका एक। अब वापस चलिए जहाँ से हम चले थे। अब जरा बेल्जियम की तरफ रुक करते हैं और देखते हैं बेटा उसमें क्या किया, क्या उसने भी मैसेडोरियनिज्म को अडोप्ट किया इसी की तरह, ठीक है ना। वहाँ किसकी थी आपकी जो मेजोरिटी कम्युनिटी 59% डच स्पीकिंग, तो वहाँ भी ऐसा ही होता है जैसा कि श्रीलंका ने किया या कोई और तरीका निकाला। चलिए चलते हैं अब बेल्जियम में।